देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, कहते हैं किसी भी मुल्क के अगर तरक्की देखनी है तो ये देखो कि वहाँ के इंसाफ का निज़ाम कितना मौसर है। माजरत के साथ, लेकिन हम एक ऐसे मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ अपने मुकदमात की सुनवाई के इंतज़ार में पड़ा कैदी मर जाता है लेकिन इंसाफ नहीं पाता। हमारे मुल्क में किसी अमीर के लिए तो रात देर तक अदालतें चलती हैं लेकिन गरीब अपनी खाली झोली के लिए, इंसाफ के लिए दर बदर मारा मारा फिरता रहता है। पाकिस्तान इस वक्त बेहतर अदालती निज़ाम में नेपाल और श्रीलंका से भी कहीं दूर पीछे रह गया है। दिन ब दिन ज़ेरे इल्तिवा केसेस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उनको सुनने के लिए जजेस की तादाद भी कम है। और कब तक ऐसा चलता रहेगा? सवाल ये भी है, आखिर कब इस मुल्क में बिला तफरीक इंसाफ दिया जाएगा और कब स्पीडी इंसाफ दिया जाएगा? इंसाफ भी हो और इंसाफ स्पीडी भी हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो होता ही है कि 100 साल बाद किसी केस का जो है वो फैसला सुनाया जाता है और कभी ये भी होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि कैदी मर जाता है लेकिन उसके बावजूद जो है वो केस का फैसला नहीं आता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए। जस्टिस गुलजार ने दिसंबर 2019 में बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाया था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जब ओहदा संभाला तो ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद 42,000 थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात केसेस की तादाद बढ़कर 53,000 से जायद हो गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना वायरस के फैलाव के दौरान हुकूमती इक़दामात पर अज खुद नोटिस भी लिया। उन्होंने पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के अज खुद नोटिस में भी वजीर आजम इमरान खान साहब को अदालत तलब किया। जस्टिस गुलजार अहमद ने कई अहम मुकदमात के फैसले दिए जिनमें पनामा पेपर्स केस भी शामिल है। बतौर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने फौज की तिजारती सरगर्मियों के खात्मे के मुतल्लिका हुकाम को भी अहकामात जारी किए। जस्टिस गुलजार अहमद ने जज के तौर पर अपने दौर में 4,392 मुकदमात पर फैसले लिखे। ना सिर्फ ये बल्कि जस्टिस गुलजार अहमद की अगर बात करें तो दिसंबर में 2019 में जब उन्होंने ये हल्फ उठाया तो उस वक्त आलमी वबा कोरोना के बायस अदालती कार्रवाई में किसी हद तक तातुल आया और इस दौरान मुकदमात की ऑनलाइन समाअत की तजावीज़ पर भी अमल नहीं किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के बाइस भी दीगर मुकदमात की समाअत मुतासर हुई। जब लार्जर बेंच के 10 जजेस सीनियर जज की दरख्वास्त समाअत करते रहे, उन्होंने पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर जब के ऊपर भी, जैसे कि हमने आपको बताया कि खुद नोटिस में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तलब किया था। हम उनके नाक़िद वकला कहते हैं कि इस मुकदमे में दिए गए अदालती हुक्मनामे से मुतासरीन की दाद रसी नहीं हुई। सीनियर वकील आबिद साकी कहते हैं कि वो एक शरीफ नफ्स इंसान है लेकिन रिटायरमेंट पर कोई शानदार रिवायत छोड़कर नहीं जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां वो रिटायरमेंट पे नहीं छोड़कर जा रहे हैं, वहीं पर अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो है आज 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। और साथ ही अगर उनकी बात करें तो जस्टिस उमर अता बंदियाल 4 दिसंबर 2004 को लाहौर हाई कोर्ट जज के तौर पर मुकर्रर किया गया था और उनका शुमार उन जजों में होता है जिन्होंने नवंबर 2007 के प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पीसीओ के हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। उस वक्त 3 नवंबर 2007 को जनरल रिटायर मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। ताहम अदालत की बहाली के सिलसिले में वकरा तहरीक के नतीजे में उन्हें जज के ओहदे पर बहाल कर दिया गया था। बादशाह जस्टिस उमर बंदियाल ने 2 साल के लिए बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट खिदमात अंजाम दी, जो कि जून 2014 में उनका तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया और ओहदे की जिम्मेदारियां संभालने के बाद ही जस्टिस उमर अता बंदियाल की मेज पर 50,000 से जायद यानी कि तकरीबन 51,767 मुकदमात के फैसले मुंतज़िर होंगे और पाकिस्तान की आला अदालतों और ज़िले अदालतों में कमो बेश 21 लाख केसेस जो हैं वो ज़ेरे इल्तिवा हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 तक अपने ओहदे पर खिदमात अंजाम देंगे, जिसके बाद जो सीनियरिटी की बेसिस पर आगे देखा जा रहा है ये ओहदा जस्टिस काजी फायज ईसा के संभालने का कहा जाता है।
बहरहाल जी, अब हम थोड़ी सी बात करें, जहाँ पे ये तो हम बात करें कोर्ट्स की, लेकिन पाकिस्तानी कोर्ट्स की भी थोड़ी सी बात करें। उसके बाद मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगी और उनसे इसके ऊपर नज़र डलवाऊंगी। जी, अदालत में इंसाफ का जो हुसूल है पाकिस्तानी अदालतों में, वो आम इंसान कहता है कि ख्वाब बनकर रह गया है। पाकिस्तानी अदालतों में इस वक्त 21,59,655 केसेस ज़ेरे इल्तिवा यानी कि मुकदमात हैं। मुल्क के सिर्फ 3,067 फाल जजेस इन लाखों मुकदमात का बोझ उठाए हुए हैं। साथ ही हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस की 1,048 असामियाँ तैनाती की मुंतजर हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात कर लूँ, सुप्रीम कोर्ट में 51,138 मुकदमा ज़ेरे इल्तिवा हैं और जजेस की कुल तादाद 17 है। 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं। साथ ही हमारी टीम जो है वो लेट हो गई है। मैंने बहुत सारी जो है इसकी टेम्पलेट्स पढ़ दी हैं, तो क्विकली चलाइए, प्ले कीजिए ताकि मुझे डिस्प्ले पे नजर आ जाए। वफाकी शरीयत अदालत में इस वक्त 178 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कुल जजेस की तादाद 60 है और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात 1,93,030 हैं। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट में जजेस की जो तादाद है वो 40 तादाद है, जबकि 83,150 मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। पेशावर हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की कुल तादाद 20 है, जबकि वहां 42,180 मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। जी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान की प्ले करें जी टेम्पलेट। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तादाद इस वक्त 15 है जी, और जबकि जो है बात की जाए अगर के मुकदमात की ज़ेर इल्तिवा, तो 13,663 मुकदमात बताए जा रहे हैं कि जी इस वक्त ज़ेरे इल्तिवा हैं। बहुत ही ज़्यादा केसेस हैं और बहुत कम जजेस की तादाद है। लोग मारे मारे फिर रहे हैं और कहा जाता है कि जी जो है वो कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का, नाइंसाफ़ी का और अदालत में अगर इंसाफ ना मिले तो उसका निज़ाम नहीं चल सकता। जाऊंगी जी, बड़े मोअज़्ज़ज़ 2 मेहमान हैं सीनियर, आज सुप्रीम कोर्ट के ही हैं जी, एडवोकेट दोनों, उनकी तरफ। सबसे पहले सैफी अली खान साहिबा मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच सैफी अली खान साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही जी सलाउद्दीन गन्नापुर साहब भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन गन्नापुर साहब, आपने सुन लिया, भरपूर किस्म का इंट्रो मैंने आज दिया है, इंक्लूडिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स। सैफी, आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अच्छी बात है जी, एक चीफ जस्टिस चले गए, दूसरे आ गए, 28वें चीफ जस्टिस है, लेकिन मुल्क की सूरत हाल और इंसाफ के हवाले से जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो बदल के नहीं दे रही। रिदा, इसमें सबसे पहले जो है बात यह है कि आपने सही कहा कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी का जो है निज़ाम नहीं चल सकता। और हमने बहुत शोर मचाया है कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हम लॉयर्स मूवमेंट में भी आगे आगे रहे हैं, गंडापुर साहब भी हमारे साथ ही थे और हम इस उम्मीद पे उसमें साथ थे कि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और मैंने 2002 में भी एक इंटरव्यू दिया था, तब मैंने जनरल इलेक्शन भी लड़ा, तो उस वक्त 2002 में मैंने कहा था कि हमारा मुल्क उस वक्त तक तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकता जब तक कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगी। और हमारा यहाँ बैठ के कहना कि नहीं हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादती होगी। आज भी कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर्स होते हैं और पेंडेंसी ऑफ केसेस वो इतनी ज़्यादा है कि जिसके लिए हम जवाब देनी है। देखें, जब हज़रत अली फैसले किया करते थे वो देयर एंड देन फैसले कर दिया करते थे, कोई एविडेंस और लंबे चौड़े गवाहान और सारा कुछ नहीं हुआ करता था। अब तो आप देख लीजिए कि 15-15 साल जो है सिविल सूट में, 15 साल जो है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन ही पेंडिंग रहती है। एविडेंस तो रिकॉर्ड होना दूर की बात है, उसमें जो मिसलिनियस एप्लीकेशन होती हैं वही डिसाइड नहीं हो पाती हैं। फिर उसके बाद एविडेंस चलना, मतलब कि एक बंदा अगर केस फाइल करता है तो शायद उसका जो है फैसला उसके बेटे को ही मिलता है, वो खुद अपनी ज़िंदगी में तो एंजॉय नहीं करता। तो हम लोग भी इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ के साथ सर्व कर रहे हैं लोगों को और हमारी कोशिश होती है कि लड़ के फाइट करके किसी तरीके से भी अपने क्लाइंट को जो है वह इंसाफ दिलवाएं। ठीक है, मैं सलाउद्दीन गन्नापुर साहब आपकी तरफ आऊँगी। सलाउद्दीन गन्नापुर साहब, आप लोग बैठे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और देख रहे हैं, सबसे आला जो है वो इंसाफ फराहम करने का इदारा है और पाकिस्तान में अदालत उज़्मा को जो है और आलिया को जो है, दोनों को लोग बहुत ही ज़्यादा समझते हैं कि उनका बड़ा कलीदी किरदार है, लेकिन बावजूद इसके
मोर देन 2.5 मिलियन अभी हमने जैसे बताया केसेस पेंडिंग में होना, दिस इज लाइक समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, हम इंसाफ का हुसूल के लिए किससे मदद मांगेंगे? इतना बड़ा, इतना मौसर इंतज़ाम होने के बावजूद भी पाकिस्तान इतना पीछे रह गया है। देखिए, हम अक्सर जुडिशरी को अपनी सोसाइटी से जुदा करके देखते हैं। जब हम जुदा करके देखते हैं तो फिर हमारी ख्वाहिशात, हमारी उम्मीदें उभरती हैं जो पूरी नहीं होती, तो हम मायूसी का शिकार होते हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन के मुकदमे से लेकर आज के मुख्तलिफ मराहिल में मुकदमों तक, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जुडिशल फांसी हो, चाहे नुसरत भुट्टो का मुकदमा हो, इवन नवाज शरीफ का मुकदमा जिसमें उनकी जो है ना असम्बली बहाल हो गई, लेकिन रातों रात जो है ना वो जनरल काकड़ ने उसको फिर घर भेज दिया। इसी तरीके से जुडिशरी के अंदर जो खसूसी तौर पे फौजी हुक्मरानों ने मदाखलतें की और मराआत पेश की, गो वकील उसमें लड़े, जिसमें मुशर्रफ के ज़माने में LFO की मूवमेंट वकीलों की चली। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी मायूस कुन थी, जब जजेस का टाइम पीरियड बढ़ाया गया तो किसी भी जज ने ये नहीं कहा कि नहीं मैं तो उस वक्त रिटायर ही हो जाऊंगा जिस वक्त जो है ना पहले तय था। उन्होंने उस टाइम पीरियड बढ़ाने को सही समझा। फिर हम मौजूदा सूरत हाल में देखते हैं कि 2007 में एक बड़ी मजबूत तहरीक चली, वकला ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। आज भी हमारे 12-13 अफराद जिनकी तस्वीरें मुख्तलिफ बारों में लगी हुई हैं वो शहीद हुए। साहिवाल में वकीलों के जुलूसों पे पेट्रोल फेंका गया। इस्लामाबाद में बम के धमाके में वकीलों को जो है ना वो ज़ख्मी किया गया। और आज भी कई वकील बैसाखियों के और इसके, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जजों को तो नौकरी बहाल हो गई, लेकिन इंसाफ बहाल नहीं हो सका। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जजेस की जो सिलेक्शन है उसमें मेयार ही नहीं है। अगर उसका मेयार होता, जो बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ये कहती है कि एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन किसी जज की भर्ती के वक्त जो है वो होनी चाहिए, तो फिर चूँकि बार एसोसिएशन, बार काउंसिल को ये मालूम होता है कि किस वकील की क्या इंटेग्रिटी है और क्या वो जज बनने का अहल है या नहीं है। जब आप भर्ती की तादाद बना देंगे तो फिर केस नहीं चलते, और यही वजह है कि केस अड़जन पे अड़जन होते हैं। और आज मुकदमात की इतनी सूरत हाल बन गई है कि जज भी उन तमाम फाइलों को देख के खुद जल्द से जल्द एडजस्ट करने के चक्कर में आ जाते हैं। इल्ज़ाम तो लिटिगेंट पब्लिक पे भी लगाते हैं, वकीलों पे भी लगाते हैं कि वो इल्तिवा करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर जज चलाते तो वकील कभी इल्तिवा नहीं लेता। अब जुडिशरी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में फंसी रहती है। सो मोटो की जो सूरत हाल है उसने पूरी जुडिशरी का रंग बदल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ उन केसेस के अंदर इतनी इन्वॉल्व हो जाती है कि उसमें तमाम इदारों को भी अपने पास जमा कर लेती है और उसके साथ उसका नतीजा कोई नहीं निकलता। मसलन आज भी अगर हम कहें कि कराची केस का क्या नतीजा है, तो हम 2 सुप्रीम कोर्ट के वकील और ओहदेदार बैठे हुए जिन्होंने नुमाइंदगी की है वकीलों की, लेकिन हम आपको ये नहीं कह सकते कि जो है ना कि उसका कोई नतीजा निकला। आज अगर हम गुलजार अहमद की जो है ना वो 100 मोटो की ये लें, तो कच्ची आबादियों में लोगों को जो है वो बेघर करने या जो है वो इम्प्रेस मार्केट में दुकानें गिराने से लोगों को बेरोज़गार करने के अलावा हमें ये तो नज़र नहीं आता कि जो कहा कि फ़ौज को किसी सूरत में कमर्शियल इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, तो न तो हमने किसी हाल को गिरते देखा और न जो है ना वो कमर्शियल मार्केटों को ख़त्म करते देखा। तो यही वजह है कि लोगों का जो इंसाफ की तवक्को रखते हैं वो एतमाद उठता जा रहा है। हम सच इसलिए नहीं बोल सकते कि हमारा प्रोफेशन का ताल्लुक है और पेट का ताल्लुक है।
ठीक है, ये बड़ी अजीब सी बात है ये भी कि सच नहीं बोल सकते। आपने जो आखिरी बात की, हद तक लेकिन बिल्कुल सच ही बोलते हैं। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा और एक और चीज़ पे हम नज़र डाल लेते हैं। अभी तक हमने पाकिस्तानी कोर्ट्स की बात की, लेट्स टॉक अबाउट द कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तानी कोर्ट्स वर्सेस एज द दुनिया में क्या हो रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन, अमेरिका के वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत गुज़िश्ता कई बरसों से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अदलिया की कारकर्दगी और अदालती निज़ामों से मुतालिक एदादो शुमार जमा किए जाते हैं। दुनिया के 128 ममालिक के डेटा पर मुश्तमिल इस इदारे ने इस साल भी जो अपनी तफसीलात जारी की हैं उसमें जो कानून की बालादस्ती या रूल ऑफ लॉ के एक इंतहाई अहम इंडेक्स है। और इस तहकीक के मुताबिक जनूबी एशिया के कई ममालिक में अदलिया की कारकर्दगी की सूरत हाल पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं बेहतर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के मुताबिक नेपाल अपनी अदलिया की कारकर्दगी के लिहाज से 61वें नंबर पर, श्रीलंका 67वें और भारत 59वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से दुनिया के 128 ममालिक की फहरिस्त में 118वें नंबर पर है। और इस रैंकिंग में पाकिस्तान से नीचे अफगानिस्तान है जिसका 122वां नंबर रहता है। और इस इंडेक्स की पहली 10 पोजीशनों की अगर मैं बात करूं तो उनमें से 7 पर मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के नाम है, जहां पर जो है वो ऑफकोर्स जहां पे जो है वो हम जिस रिलीजन से भी हमारा ताल्लुक है और जहां हम बात करते हैं कि जी मुसलमानों के हवाले से, तो वहां वो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है उन 7 में से जो कि कोई मुस्लिम कंट्री हो। जबकि कानून की हुक्मरानी के लिहाज से डेनमार्क दुनिया में पहले नंबर पर है और कानून की बालादस्ती के हवाले से दर्जाबंदी जिन अवामिल की बुनियादी पर की जाती है उनमें रियासत में निज़ाम अदल और एहतसाब और इंसाफ की बासानी फरहमी शामिल हैं। और जी बेल्जियम का भी नाम सर फहरिस्त उसमें आ रहा है। तो ये दोनों ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे जी शरई निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। और उन ममालिक में जहाँ शरई निज़ाम मौजूद है, पाकिस्तान का 118वां नंबर होना ये बहुत ही अगेन अलार्मिंग सिचुएशन है और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर कि जी क्यों हम जो है वो इंसाफ की फरहमी और इंसाफ के हुसूल के लिए मारे मारे आज भी फिर रहे हैं। वापस आपकी तरफ आती हूँ सैफी अली खान साहिबा, सच और झूठ की बात तो चले हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही हम फिर कहते हैं कि जी हमारा मज़हब भी ये बताता है, अगर हम मजहबी तौर से भी देख सकें कि कुफ्र का निज़ाम अगेन जैसे कि चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी आप करेंगे तो आपको जवाब आगे भी जाके देना है। सिर्फ इस दुनिया में तो नहीं देना है ना कि भाई यहाँ पे खाली आपने किया। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ज़िंदगी गुजारने का भी, उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देख लें तो वी आर वेरी फार अवे, हम बहुत पीछे चले गए हैं। क्योंकि देखें समझ आता है कि जी कुछ हज़ारों में या कुछ हम बात कर लें भाई चले 40-50 हज़ार केसेस हो गए, कि इतनी बड़ी आबादी है, 10-15 हज़ार केसेस हो गए कि जी पेंडिंग में, बट मोर देन 2.5 मिलियन यानी कि ये 21 लाख से भी ज़्यादा का नंबर एक बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा नंबर है। तो इसमें कैसे अवाम क्या करें फिर? अगर आप लोग अपनी मजबूरियाँ बता देंगे, जो हमारी हुकूमत है वो अपनी मजबूरियाँ बना देती हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे फिर? रिदा, इसमें जो है हमारी जो हम जिनको अपना लीडर बना के हम इलेक्ट करते हैं डिफरेंट बार्स में, जैसे हाई कोर्ट बार हो गई, सुप्रीम कोर्ट बार हो गई, या हमारी डिस्ट्रिक्ट बार्स हो गई, हमारी सिंध बार हो गई, पंजाब बार हो गई, ये जो लोग, ये इनकी जिम्मेदारी है। जो अपनी जिम्मेदारी ऑन नहीं करते, कंडापुर साहब सेकंड करेंगे कि जब ये लोग इलेक्ट हो जाते हैं और हमारे साथ जो वादे होते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनका डायरेक्ट जो है इंटरेक्शन होता है जजेस के साथ। ठीक है, जब किसी जज के ऊपर कोई रेफरेंस आता है या जिसको हटा दिया जाता है, उसके लिए तो आप मूवमेंट चलाने के लिए निकल पड़ते हो, लेकिन जब वकला को जजेस वहाँ पे बेंच पे जलील कर रहे होते हैं, फाइलें उनके मुंह पे मार रहे होते हैं, उस वक्त हमारी लीडरशिप कोई बात नहीं करती। ये इतनी बड़ी एक फिनोमिना है और इतनी बड़ी यानी दुख की बात है कि इनको बात करनी चाहिए, इनको स्टेप उठाना चाहिए कि देखिए अगर आप सर्व कर रहे हैं, आप काजी की कुर्सी पे बैठे हैं, तो आप उसकी सर्विस के आप पैसे ले रहे हैं, आपको जॉब के, आप इस तरह से ट्रीट ना करें लॉयर्स को कि जी जैसे वो कोई फकीर आ गए आपसे इंसाफ मांगने के लिए। ये तो बादशाह के दौर पे भी था कि जंजीर हिलाई जाती थी इंसाफ के लिए, तो उनको भी इंसाफ मिल जाता था। आपको तो अपॉइंट किया गया इसीलिए कि आप इंसाफ करें, ना कि आप खड़े होके और आप लोगों को जो है वो जलीलो ख्वार करें और फाइलें उनके मुंह पे मारें। ये हमारी लीडरशिप का फर्ज है। और लीडरशिप क्या करती है? लीडरशिप सिर्फ अपने रिलेशन सीधे करती है जजों के साथ और अपनी जो है ना वो प्रैक्टिस चमकाते हैं। लॉयर्स की बेनिफिट के लिए, लॉयर्स की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई काम नहीं करता। ठीक है, गंडापुर साहब आपकी तरफ आऊंगी। साउदीन गंडापुर साहब, व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन?
कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में अवाम को स्पीडी रिकवरी मिले? मतलब कोई टाइम लिमिट होना चाहिए ना कि एक केस इतने टाइम तक चल रहा है और उसके बाद जो है वो डेफर हो जाएगा या उसको बंद करना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए कि अवाम के लिए भी ईज हो। मैं पहले सिर्फ चूँकि मेरी कोलीग ने बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों पे ज़ाहिर है मैं भी सीनियर नैब सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी रहा हूँ, इसके अलावा वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल रहा हूँ, कराची बार में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ जी जी, और खुद भी ये मेंबर एग्जीक्यूटिव सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट रहे है। हैं। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। चंद अफराद ऐसे ज़रूर होते हैं जो मुंतखबी इसलिए होते हैं कि वो अपने ब्रीफ को भरे और उनकी ब्रीफ जब लाखों में होते हैं तो जब भर्ती हो जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उस सूरत में वो करोड़ों में पहुंच जाते हैं। यही सैफी मैं आपसे सॉरी कतकली माफी यही सवाल आपसे पूछूंगी कि व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन मुझे बताइएगा जी। अब उसमें के अंदर देखें मसला ये है कि अगर नाअहलियत होगी तो फैसले नहीं हो सकेंगे और फैसले होंगे तो फिर वो इंसाफ पे नहीं होगा, फिर सिर्फ इतना होगा कि केस इतने केस हमने निपटा दिए। आज तक जुडिशरी की तरफ से जो भी बात आती है तो सालाना रिपोर्ट में कि इतने केस हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए। डिस्पोजल और इंसाफ करने में फर्क है। एक शख्स जो अदालत में आया है तो वो इंसाफ लेने आया है, वो डिस्पोजल के लिए नहीं आया। और डिस्पोजल की सूरत हाल ये है क्योंकि आज हमारी सीपीसी और हमारी सीआरपीसी हमारी ज़रूरतों के मुताबिक वो किसी सूरत में भी वो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि आज तरक्की हो गई है, आज एज जो आ गई है वो कंप्यूटर का एज है, बच्चे भी उसको सोचते हैं और बड़े भी उसको सोचते हैं। अब सूरत हाल ये है कि जजेस की कमी बिल्कुल वाकई है, जजेस को बढ़ाना चाहिए तादाद में, लेकिन अहलियत बुनियादी शर्त होनी चाहिए। और अहलियत ये है कि वो किसका जूनियर है तो उसको जज बना दिया जाए। अगर मुख्तलिफ चैम्बर से लोग जज बनेंगे जी तो यही होगा। तो नाअहल लोग आएंगे और वो नाअहल लोग दो काम करते हैं, एक तो उस चैम्बर के वकीलों की वकालत को चमकाते हैं और दूसरी बात ये होती है कि वो फैसले नहीं करते हैं। और यही वजह है कि बाहर गरीब आवाम जो है वो जुडिशरी को गालियां देती है क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिलता। और जब इंसाफ नहीं मिलता और एक शख्स वो वही है कि पोते ने मुकदमा किया और जब वो दादा बन के मर गया तो भी पता चला कि केस अभी खत्म नहीं। That was very shameful for all of us कि जब पिछले साल 2019 की बात है, फरवरी की, if I'm not wrong, you may correct me, कि 100 साल बाद एक जमीन का जो मामला था जिसका फैसला आया, मतलब 100 years after where we are living, रिदा मसला ये है, मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के 2-3 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें अपील अलाउ हुई, कैदी मर चुका था। That is very shameful, very shameful once again. तो आप सलूशन क्या बता रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जजेस अहल जजों को लाया जाए, जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए और हुक्मरानों को जुडिशल सिस्टम के ऊपर सोचना चाहिए, बार काउंसिल और बार एसोसिएशनों के साथ बैठना चाहिए ताकि इसका एक ऐसा वे आउट निकले कि ये जो एक डेड लॉक लगा हुआ है ये ख़त्म हो सके। वरना रोज़ाना कई केसेस फाइल होते हैं, यही सूरत हाल होगी तो वो पुराने केसेस भी फैसला नहीं होंगे और नए केस बढ़ते जाएंगे। ठीक है। इसका रेसोल्यूशन जो है अमेरिका में जैसे होता है, अमेरिका में नीचे एक ज्यूरी बनी हुई है तो जो जैसे कोई फाइल करता है वो ज्यूरी उसको स्क्रूटनाइज करती है। वही ज्यूरी वहाँ पे WS आता है या रिटन स्टेटमेंट या अगर पिटीशन है तो कमेंट्स आते हैं, फिर उसका रिजवाइंडर, वो सारा कुछ ज्यूरी करती है। जज के पास केस तब जाता है जब उसने हियरिंग करनी होती है और जब वो उसके पास लगता है तो हियरिंग होती है। हमारे यहाँ क्या होता है 100 केस लगे हुए हैं, उसमें से 3 चलेंगे और चलेंगे भी क्या जी, इन्होंने कॉमेंट फाइल कर दी है, आप कॉपी ले लीजिए जी, नेक्स्ट डेट के ऊपर आप रिजवाइंडर फाइल कर दीजिएगा। अब 6-7 साल तो इसी में रैपअप होने में ही लग जाते हैं। तो नीचे इसका सोल्यूशन ये है कि नीचे जैसे ब्रांचेस बनी हुई हैं, एक ऐसी ब्रांच बने हर कोर्ट में कि जो रैपअप करके मैटर जज के पास भेजे ताकि जज का भी टाइम बचे और लिटिगेंट को भी पता हो कि नीचे जितना भी क्लैरिकल ये क्लैरिकल काम है जी, वो दे दिया वो ले दिया। तो इसमें 100 केस लग रहे होते हैं और अब तो ये होता है कि जी अगर 100 के 50 केस से ज्यादा तो हमने डेट भी ली हुई है, नहीं वो आ जाता है जी डिस्चार्ज एज अप्रूवल पॉलिसी, वो वहीं से ब्रांच से डिस्चार्ज हो जाता है। हम क्लाइंटों को जवाब दे दे के थक जाते हैं, वो बाहर से फोन कर रहे होते हैं, मैडम कुछ करें, मैडम कुछ करें, केस लगा।
भाई लगा था डिस्चार्ज, ब्रांच ने कर दिया, फिर अर्जेंट लगाते हैं, फिर अर्जेंट के ऊपर नोटिस हो जाता है, फिर नोटिस पे अगली डेट पे अदर साइड आती है, वो फिर टाइम लेके चली जाती है। मतलब ये सिस्टम बंद होना चाहिए। इसके लिए अब जो हमारे चीफ जस्टिस साहब आए हैं वो बैठ के पॉलिसी बनाएं। देखिए सब ये कहते हैं कि जी अब मैं आ गया हूं, मैं कोशिश करूंगा कि जो है वो केसेस की तादाद कम हो जाए। अभी तक तो गंडापुर साहब हमारी जो लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट की उसका मसला हल नहीं हुआ। 2 साल पहले मैं मेंबर थी एग्जीक्यूटिव की, ये कह के कि चीफ साहब के जी चीफ साहब कि हमारी लिस्ट जो है एटलीस्ट 1 हफ्ते पहले आनी चाहिए। अब क्या होता है, यहाँ पे कराची में सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसे 1 दिन पहले पता चलता है कल सुबह आपका केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो कैसे टिकट लेता है, कैसे भाग के वहां पे पहुंचता है। तो लिस्ट पहले, ये मसला तो आज तक नहीं सॉल्व हुआ। तो अब ये कि जी केसेस कम हो जाएं, तो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर ये जिम्मेदारी है और हमारी लीडरशिप को, हम सबका ये फर्ज है कि ये जाके उनको कहें कि प्लीज आप इस सिस्टम को, इस निजाम को चेंज करें, चाहे एक अमेंडमेंट करनी पड़े, नए रूल्स आने पड़े, आप एक नीचे जूरी सिस्टम बनाए जहां पे ये WS और ये सारा कुछ नीचे हो जाए, आपके पास केस आए और उस दिन वो चले और उसमें फैसला होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जी हमारी फेवर में करें, हम तो कितने केसेस में गंडापुर साहब लड़ते हैं कि जी डिसमिस कर दीजिए ताकि हम अगले कोर्ट में तो जा सके ना, इधर ही डिसमिसल का हम क्या इंतजार करते रहे। आप सुने और डिसाइड करें, अगर यहाँ हाई कोर्ट से डिसमिस होगा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये भी समझते हैं कि कोई एक टाइम पीरियड भी अलॉट होना चाहिए कि भाई इतने से इतने टाइम में जो है वो आप इसको वाइंड अप करें, क्योंकि इस तरह तो मतलब ये एक टाइम पीरियड बड़ी पुरानी देखें, मुख्तलिफ मुकदमात का कवानीन में लिखा हुआ है, लेकिन क्या उस टाइम में हो सकता है? लेबर लॉ में 7 दिन में ग्रीवांस पिटीशन फैसला होनी चाहिए ATC कोर्ट का, और ATC कोर्ट में 1-1 साल चार्ज ही नहीं फ्रेम होता, तो 7 दिन में केस कहां से चलेगा? चालान जमा नहीं होता और तो छोड़िए। तो अब मॉडल कोर्ट्स बना दीजिए, हमने मॉडल कोर्ट्स बना दिए, हाँ, उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, सही है। तो आप दोनों के लिहाज से सोल्यूशन ये है कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि जी नीचे जो है वो स्क्रूटनी कमेटी एक होनी चाहिए जिसके तहत जो है वो पहले स्क्रूटनाइज किया जाए कि भाई किस तरह से केस चल रहा है, और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव हो सकता है। लेकिन दोनों मेहमानों ने आज बड़ा सच भी बोला जी कि इसमें अपनी कोताहियाँ भी उनको भी काउंट किया। बहुत शुक्रिया सैफ अली खान साहिबा आपका और सलाउद्दीन गंडापुर साहब आपका, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन फिर एक मरतबा ये बात ज़रूरी है और बार बार इसलिए बताते हैं और कहते हैं ताकि शायद हमारा जो निज़ाम है उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर पड़ जाए कि जी लोगों के हवाले से कि हमारे मज़हब में भी है बार बार कि जी कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का या जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, और जुल्म जितना बढ़ेगा वहीं डिसबैलेंस और डिसऑर्डर सोसाइटी जो है वो होती रहेगी। यहाँ एक ब्रेक लेना है, मैंने ब्रेक के बाद वापस आएंगे। PM जा रहे हैं जी चाइना, और चाइना विजिट में क्या होने जा रहा है, विंटर ओलंपिक्स का जो ये विजिट है उसमें क्या नई खबर है और क्या होगा जी, उसके ऊपर बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।